हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है? देखो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है ये क्या होता है? एक ग्लास होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अब रेक्टेंगुलर तो नहीं होता है, अब इसको कहते हैं क्यूबॉइडल शेप में होता है। ऐसे ये क्यूबॉइड है तो इस शेप में होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, अब ये पूरा ग्लास का बना होता है। इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट का, वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो, ये मान लो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहां से ड्रॉ करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अगर इस सरफेस पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, मतलब पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल होगा? रेक्टेंगुलर है ना, तो पी क्यू पैरेलल होगा किसका? आर एस का। ठीक है, तो एक लाइट रे अगर यहाँ पे आके गिरता है ऐसे करके, मान लो यहाँ पे आके इंसिडेंट होता है, इसका नाम दे देते हैं ए। और जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होता है इसका नाम दे देते हैं अभी बी। तो ए बी क्या है यहाँ पे? ए बी जो है ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब बी पॉइंट पे आके गिरा है तो इस पॉइंट का नाम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये एक नॉर्मल हो गया, इसका नाम दे देते हैं N1, N1 डेक्स। तो N1 डेक्स क्या है? इन नॉर्मल टू पी क्यू एट बी। बी पॉइंट पे पी क्यू सरफेस को एक नॉर्मल है, नॉर्मल टू पी क्यू एट बी। ठीक है, अब देखो ये बाहर जो है ये एयर है, ये बाहर का पूरा क्या है? एयर है। और ये क्या है? अंदर ये ग्लास है। क्या है? ग्लास है। मतलब एयर जो है ये तो रेयरर मीडियम होगा और ग्लास जो होगा वो डेंसर होगा, क्योंकि एयर से कोई रेयरर मीडियम है नहीं, तो एयर को हम लोग रेयरर मानते हैं, ग्लास डेंसर है। तो लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, मतलब ये बैंड किधर होगा? ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगा। मान लो ये ऐसे बैंड हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लिखें तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू, देखो मीडियम टू, इसको हम लोग मीडियम वन मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं N2, ये ग्लास जो है। ठीक है, तो ये लाइट जा रहा है N1 टू N2 जा रहा है, तो साइन आई बाय साइन आर क्या होता है? N2 डिवाइडेड बाय N1 होता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं N2 डिवाइडेड बाय N1। ये हम लोग ले लिए फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसको ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, इस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है? उस मीडियम में लाइट जा रहा, जिस मीडियम में लाइट जा रहा होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लेते हैं, फिर बाद का लेते हैं, जहां से लाइट आ रहा होता है उसका लेते हैं। तो ये हो गया स्नेल्स लॉ, यहाँ पे अप्लाई किए इस केस के लिए। ठीक है, अब देखो ये लाइट रे आर एस सरफेस पे आके इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ये जो बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो बी सी जो लाइट रे है ये इंसिडेंट हो रहा है आर एस इंटरफेस पे, मतलब ये एक आर एस एक इंटरफेस है जो कि ग्लास और एयर का जो बाहर मतलब एयर है, तो इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला इंटरफेस है अभी ये। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा, तो बना लेते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बन गया। अब इसका एक नाम दे देते हैं, ये N2 और ये N2 डेक्स। तो बी सी यहाँ पे क्या था? बी सी जो था वो है रिफ्रैक्टेड रे, और N2 डेक्स क्या है? नॉर्मल टू आर एस एट सी पॉइंट पे नॉर्मल है आर एस को। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो तो ये दोनों नॉर्मल हैं,
नॉर्मल मतलब एक दूसरे के तो पैरेलल होंगे, नॉर्मल मतलब पी क्यू को एक नॉर्मल है और आर एस के सरफेस को एक नॉर्मल है, ठीक है। तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे, ऐसे ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसका नॉर्मल ऐसा है, एक और नॉर्मल ऐसा है, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो ये दोनों सॉरी ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों को ये नॉर्मल दोनों है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे, ऐसा है। और ये लाइट रे ऐसे आया है, तो ये एंगल जो होगा ये भी एंगल उतना होगा। ऐसा क्यों होगा? सोचो, सोच के बताना, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, ये क्लास 9 में पढ़े हो इसके बारे में। ये जेड बनता है ऐसे, जेड जब भी जेड बनता है ये अगर और ये अगर पैरेलल होते हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। कौन सा एंगल से एंगल के नाम से जानते हैं ये पता करो, 9th क्लास में पढ़े हो इसको, ठीक है। तो मतलब ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना होगा? आर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों आर हैं तो अब बताओ लाइट रे अभी ग्लास से एयर में जा रहा है तो किधर बेंड होगा? ये नॉर्मल से दूर भागना चाहिए, ऐसे, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। ऐसे जाना सही। तो ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, ई। तो यहाँ पे क्या है, इसका नाम दे देते हैं सी डी। तो सी डी क्या है? सी डी है यहाँ पे एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई जो है इसको कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, लिख देते हैं यहाँ पे, ये है एंगल ऑफ एमर्जेंस, और आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस केस के लिए स्नेल्स लॉ यूज करें, मतलब लाइट जो ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, इसके लिए अगर स्नेल्स लॉ यूज करें तो क्या होगा? एंड ऑल्सो ये अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, फॉर इंटरफेस, कौन से इंटरफेस के लिए? पी क्यू। अभी जो लिख रहे हैं ये है फॉर इंटरफेस आर एस। तो उसके लिए क्या होगा? स्नेल्स लॉ जो होगा वो होगा साइन, अब इंसिडेंट एंगल अभी कौन सा है? आर है, तो साइन आर डिवाइडेड बाय, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब एमर्जेंट एंगल है, साइन ई इक्वल्स टू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये बाहर का मीडियम पूरा एयर है मतलब N1 ही है, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, मतलब लाइट जा रहा है फर्स्ट मीडियम में, कहाँ से? सेकंड मीडियम से, ठीक है। अब इसको इक्वेशन दे देते हैं 2, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं एक दूसरे के साथ तो क्या होता है? मल्टीप्लाई मतलब ये हमको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड का, और वाइस वर्सा ये भी इसका रेसिप्रोकल है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ये होता है 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका वैल्यू लिखें तो n21 क्या है यहाँ पे? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय n12 क्या है? साइन आर डिवाइडेड बाय साइन ई हो रहा है, ठीक है। अब ये साइन ई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा? ये साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू साइन ई ऊपर जाएगा तो साइन ई डिवाइडेड बाय साइन आर, देखो दोनों साइड का साइन आर कैंसिल हो गया, और अगर मैं साइन एंगल दोनों का हटा दूं तो ये हो जाएगा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई। मतलब कि इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे कैसे जाता? अरे ऐसे जाता। तो क्या ये देखने से ही पता चल रहा है कि इंसिडेंट रे जो है और एमर्जेंट रे जो है ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये दो पैरेलल रे के बीच में, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है, किन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में ये गैप होता है। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे और इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसमें हमको ये पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट क्या होते हैं, दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर ये ऑब्लिकली इंसिडेंस ना होता, इसको अगर हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट कराते, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 डिग्री पे इंसिडेंट कराते, ऐसे लाइट रे आके गिरा यहाँ पे ऐसे, तो क्या ये लाइट रे रिफ्रैक्शन होता? हाँ, रिफ्रैक्शन होता। क्या अब ये बैंड होता? नहीं, ये ऐसे सीधा जाता, जिस रास्ते में आया है उसी रास्ते में ऐसे करके सीधा 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 चला जाता, ठीक है। यहाँ पे बैंड नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता लेकिन बैंड नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल लेंस के बारे में, पढ़ते हैं अभी इसको, मेरा है ओके। अब स्फेरिकल लेंस क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। अब ये जो स्फेरिकल लेंस है, पहले इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखो, स्फेरिकल लेंस, ऐसे स्फेरिकल मिरर जैसे पढ़े हैं, क्या है, सही होगा? नहीं, ये थोड़ा अलग होता है। ये क्या होता है, स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो सरफेस से बंधा हुआ आता है और दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बंधा हुआ होता है, ठीक है। और वो जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, उन दोनों में से एक सरफेस तो एटलीस्ट स्फेरिकल होना चाहिए। दोनों होंगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक होना ही चाहिए स्फेरिकल। तो ये क्या है, स्फेरिकल लेंस क्या है? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू refracting surfaces of which one must be spherical, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि दो सरफेस से, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बंधा हुआ होता है और वो जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं उन दोनों में से एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग लेंस। तो मस्ट बी स्फेरिकल, ये लिख देते हैं, फॉर्म्स ए लेंस, इज कॉल्ड ए लेंस भी लिख सकते हैं। तो ये लेंस कहलाता है। अब देखो, दो सरफेस से बंधा होना चाहिए और दोनों में से एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। एक, अगर दोनों स्फेरिकल हैं तो भी चलेगा। तो क्या हो सकता है, एक स्फेरिकल सरफेस ये हो सकता है, दूसरा भी स्फेरिकल सरफेस ऐसे हो सकता है, ये भी लेंस है और इसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बंधा हुआ है, ठीक है। एक सरफेस ऐसे हो सकता है और दूसरा प्लेन होगा तो भी चलेगा, क्योंकि एक सरफेस स्फेरिकल होना ही चाहिए बोला है, तो ये भी हो सकता है। ये क्या ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसा और दूसरा सरफेस भी ऐसे, ये एक दूसरे को ओपोजिट फेस करते हुए ये थे और ये दोनों सेम फेसिंग है, तो ये भी हो सकता है। क्या ये ऐसे हो सकता है, एक सरफेस ऐसा और दूसरा ऐसा, ये भी हो सकता है। एक सरफेस ऐसा और दूसरा प्लेन, ऐसे भी हो सकता है। एक सरफेस ऐसा और दूसरा भी सरफेस वैसा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्फेरिकल लेंसेज है। इसका जो नाम है, इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये जो है इसको कहते हैं प्लानो कॉन्वेक्स।
ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं बाई कॉनकेव, इसको कहते हैं प्लानो कॉनकेव, इसको कहते हैं ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के लेंस होते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये दो लेंस हैं, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव, ये दोनों ही लेंस हैं। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ लेंस में हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ये सारा हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। तो टाइप्स ऑफ लेंस, स्फेरिकल लेंस, तो फर्स्ट एक है कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं सिंपली। ठीक है, और दूसरा है कॉनकेव लेंस, और इसको हम लोग कहते हैं बाई कॉनकेव। ठीक है, वही है, दोनों सरफेस जिसका कॉन्वेक्स हो ये बाई कॉन्वेक्स है, या फिर सिंपली कॉन्वेक्स है। दोनों सरफेस जिसका कॉनकेव हो वो है बाई कॉनकेव लेंस, या फिर सिंपली कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस एक स्फेरिकल लेंस है जिसका दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होता है। अब कॉन्वेक्स होता है मतलब क्या होता है? जिनका दोनों सरफेस जो होता है वो सेंटर में, मतलब बीच वाले पोर्शन में वो बल्ज आउट होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और उसका जो धार होता है, जो कॉर्नर, कॉर्नर तो इसमें होगा नहीं, जो उसका धार होगा, एज होगा, उस एजेस में क्या होगा? वो पतला रहेगा, थिन रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये एजेस है, एज में थिन है, और ये बीच में जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसमें थिक होता है, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या, इसका डेफिनेशन क्या होगा? स्फेरिकल लेंस whose refracting surface whose both refracting surface are convex and bulge outward in the middle and thin at the edges। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये होगा। अब कॉनकेव लेंस का क्या होगा? कॉनकेव लेंस का क्या होगा? इट इज ए स्फेरिकल लेंस whose both refracting surface is concave and is thin in the middle and thick at the edges। मतलब एज में मोटा रहेगा और बीच में जो है मिडिल में वो थिन रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये हम लोग समझ लिए स्फेरिकल लेंस के बारे में और टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये जो स्फेरिकल लेंस है इससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग समझेंगे, और इसमें रे डायग्राम कैसे बनता है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।